Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So class 12th NCERT मैथमेटिक्स का जो हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कशन कर रहे थे उसका जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो जो है मैंने इस एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 3.2 पर जो है प्रीवियस में कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बना रखा है जिसमें इंट्रोडक्शन तक शामिल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो भी मैंने बना रखा है अलग से, ताकि आपको जो प्रश्नावली 3.2 है इसको सॉल्व आउट करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है ना, तो देख लीजिए, अगर आपको पता है तो आप लोग इस वीडियो कंटिन्यू करिए, नहीं तो पहले आप बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए फिर जाकर के इस लेक्चर को आप देखिए। तो हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के लास्ट तक आज जो है इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा है कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। अब जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो 15 नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही इससे रिलेटेड था, है ना। तो हमें जो है वहां पर सिर्फ वैल्यू निकालने थे इतने से पार्ट के, यहाँ कुछ डिफरेंट था, है ना, लेकिन था ऐसा ही। तो यहाँ हमें सिर्फ वैल्यू निकालने थे, लेकिन हमें यहाँ अब प्रूफ करना है 0 के बराबर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन से हमें पता क्या क्या लग रहा है कि हमें a³ निकालना है, 6a² निकालने हैं, 7a निकालने हैं और 2i निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो a³ निकालने हैं। अब आप समझ सकते हो कि a³ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें a² निकालनी पड़ेगी और a निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, a² निकालने के लिए हमें a × a निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के a से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये चीज है। अब देखो a² निकालते सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम a² निकालते हैं, अलग अलग काम करते क्योंकि हमें a² की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर एक साथ ना करते हुए हम सबसे पहले तो a² निकालते हैं। तो a² को हम a.a के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या आ रहा है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 आ रहा है, इनटू A मैट्रिक्स से हमें फिर से मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2 से 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 1 0, फिर 2 2 × 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। हम डायरेक्टली अब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हम अब डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड कर चुके हैं। चलिए फिर दूसरे कॉलम पर चलते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये 0 हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले कॉलम पर चलता हूँ तो 2 × 1 = 2 0 3 दूनी 6 7 8 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 को मैं 0 से इससे मल्टीप्लाई करूंगा। चलो एक बार इसको ना यहाँ लिख लेते, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाओगे, उससे अच्छा है कि हम पहले ही कर लेते। 2 दूनी 4, फिर सॉरी यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1 2 1 = 2, फिर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 3 = 6 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ कर लेते हैं, एक लाइन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। फिर दूसरे वाले रो पर चलते हैं। दूसरे वाले रो में 0 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 1 = 2, 0 2 2 = 4, फिर 1 1 को जो है देखो 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर 0, है ना, फिर 0 आ जाएगा थर्ड वाले कॉलम से, 2 1 = 2, फिर 3 1 = 3,
ऐसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, 0, 2 3 जार 6। ऐसे ही 2 0 0, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। ऐसे ही 2 2 जार 4 और ये 0, 3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा 9। तो इज इक्वल टू 5 0 8। ऐसे ही 2 4 8 हो जाएगा ना, सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर 8 0 13, ये तो हमारे पास आ गया है किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। उसके बाद देखो जब ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है ना, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए क्यूब निकालने हैं बच्चों, तो ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, मतलब जो हमारे पास ए स्क्वायर आया है, उसको हम क्या करेंगे, फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए हमारे पास क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप सिंपली, 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 5 0 0 2 0 0 8 0 0, तो ये टोटली हमारे पास आ रहा है 0। ऐसे ही 5 दूनी 10, फिर ये 0 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 0 को हम मेंशन नहीं कर रहे। उसके बाद 2 कम 2, फिर 4 0 0 5 दूनी 10। ऐसे ही दूसरे पर चलते हैं, ये 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 0 0। फिर तीसरे पर चलते हैं, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15। ऐसे ही हम तीसरे वाले की बात करते हैं, तो 8 एकम 8, 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 दूनी 26 हो जाएगा यहाँ सिंपली। फिर 8 0 0 2 0 0 13 0 0, तो ये टोटली हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे ही 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 0 एकम यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, फिर 13 तिया 39 आ जाएगा, इसका मतलब 39, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो एडिशन करने पर देखो कितना आ रहा है, 16 और 5 हो जाएगा 21, 0 और यहाँ पर आ जाएगा 34, फिर यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 10 20 और यहाँ पर जो है कुछ बाई मिस्टेक तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ना, हम फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हम जो है देखो ये है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो ये है 2 दूनी 4, 4 एकम 4 होना है ना, यहाँ 4 होना है, सॉरी इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो 5 19 23, ठीक है। उसके बाद देखो 26 34 0 और ये हो जाएगा 5 55, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा ए क्यूब तक का वैल्यू निकल चुका है। अब अगर मैं बात करूं 7a की, है ना, हमें 6a स्क्वायर भी चाहिए, तो हम कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह हम कर लेंगे। 7a, अब देखो 2i, तो यहां से अब हम क्या करते हैं, देखो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, फिर प्लस का 7a
प्लस का 2i इज इक्वल टू, हम अब सारे के सारे वैल्यूज को सिर्फ पुटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए क्यूब जो हम निकाले हैं वो है 21, 0, 34, 12, 8, 23, फिर 34, 0, 55 माइनस 6a²। तो 6a² हमें अपने निकाला है और वो है 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 प्लस 7a, 7 इंटू ए का ए मैट्रिक्स 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 ये दिया हुआ है, प्लस का 2i i हमारा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे ना, देखो यहाँ आपका मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता रखा है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ कुछ सॉल्व आउट करके दिखाने की जरूरत है। जब इसको पूरा आप सॉल्व आउट करोगे तो अल्टीमेटली 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ये चीज आ जाएगा। और ये एक्चुअल में क्या है, ये 0 ही है ना, ये हमारे पास एक्चुअल में 0 ही है। तो ये चीज हमें जो है प्रूफ करना था, तो ये हमने RHS साइड को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। अब 17 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपका दे रखा है a² बराबर ka-2 आयोटा। तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k का वैल्यू देखो a² पूछा है, तो हम सबसे पहले तो a² निकाल लेते हैं। a इंटू ए होता है, चलिए 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 ये हमने कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, है ना, 3 3 9, फिर 4 दूनी 8 माइनस का, ऐसे ही 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ प्लस का, ऐसे 3 4 3 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखिए, इसमें सब्ट्रैक्शन कर देते हैं सीधा, 1 हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया जब हमने a² को मल्टीप्लाई करा है। क्या करा है, a² को मल्टीप्लाई करा है। अब देखिए 1 -2 4 और -4 आ गया है। अब जो है हमें क्या करना है, देखो a² बराबर k इंटू ए, तो a² बराबर k इंटू ए आया है, तो हम क्या करेंगे, तो a² 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू k इंटू ए। k इंटू ए का मान क्या है, a मैट्रिक्स -2 4 -2 माइनस का 2 आयोटा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो अब देखो आगे फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू k से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3k 2k 4k माइनस का 2k -2 0 0 2 ये आया। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व आउट कर देते हैं इधर ही। तो 2k माइनस का 2, तो 3k माइनस का 2 हो जाएगा, वैसे ही माइनस का 2k, उसके बाद 4k माइनस का 0, तो इसका हो जाएगा यहाँ 4k, उसके बाद 2k माइनस 2, तो 2k माइनस 2, कोई भी वैल्यू उठा लो यहाँ से। देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूँ कि बराबर है, तो इसके संगत अवयव भी हमारे बराबर होनी चाहिए। तो 3k माइनस 2 बराबर 1, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
देखो पहला एलिमेंट लेकर के तो हमारे पास एक आया, तो हर एक एलिमेंट को लेकर के एक ही आना चाहिए, के का मान हमेशा के लिए एक ही आना चाहिए। तो के का मान अगर यूनिक है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो के का मान हमारे पास आ गया है और एक का के का मान एक ही आएगा, ये सही है ना। 17 नंबर क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सिंपली बताया था, है ना। सिंपली हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व आउट करते हैं। और 18 क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 - 10 अल्फा अपॉन 2 प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह का मतलब क्या है, कोटि 2 का तत्समक आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1 ये होता है। तो सिद्ध करना है कि i प्लस ए जो है वो i माइनस ए और कॉस इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा ये होता है ना। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए हम बारी बारी से ना इसको जो है सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हम LHS और RHS को दोनों सॉल्व आउट कर लेते, दोनों प्रूफ कर देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों प्रूफ करते। तो सबसे पहले हम जो है ये आई मैट्रिक्स हो गया है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये तत्समक आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS साइड लेते हैं, है ना। LHS साइड लेते हैं। LHS साइड क्या है, i प्लस ए। तो i हमारे पास क्या है, 1 0 0 1 और a मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस का 10 अल्फा बाई 2 0 जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ऐसे ही ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और ऐसे ही जो है 1 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया है, LHS साइड आया ना, इसको हम एक इक्वेशन मान के चलते हैं। फिर हम RHS लेते हैं। RHS में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी, वो है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखो यहाँ आगे अब मैं सॉल्व करूँ तो ये एक्चुअल में आ क्या रहा है, अगर मैं सबसे पहले तो इतने से पार्ट को सॉल्व करता हूँ, है ना। ये क्या है, आयोटा है, आई है यहाँ पे, सॉरी आई है, आई तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1 माइनस ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए है 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई, यहाँ से ये जो है 0 में से सॉरी हम ए मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो यहाँ से 10 प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ये तो हो गया i माइनस ए निकाल रहे थे, फिर इसको मल्टीप्लाई करने हमें कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, ये चीज। अच्छा उसके बाद देखो पहले तो हम इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखो क्या आ रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 माइनस 0 मतलब 1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10 अल्फा, फिर 0 और माइनस कट तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा, फिर 1 माइनस 0 इसका मतलब 1। उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई करना है हमें कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, फिर यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व आउट करें तो देखो क्या आ रहा है, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा, फिर 10 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 अल्फा, यहाँ पर अल्फा बाई 2 है ना, सॉरी यहाँ अल्फा बाई 2 है तो अल्फा बाई 2 हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अल्फा बाई 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ठीक, तो 10 अल्फा बाई 2
ये हो गया। जब हमने 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करे थे तो कॉस अल्फा आया, फिर टेन अल्फा को हमने साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, फिर दूसरे वाले कॉलम में चलते हैं, तो 1 को साइन अल्फा से तो माइनस का साइन अल्फा, फिर टेन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करने, है ना, तो टेन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। चलिए इसको आगे हम देखते हैं, यहाँ आप लोग ब्रैकेट लगा लीजिएगा। तो इसके बाद देखो दूसरे वाले रो में चलते हैं, तो यहाँ से टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 को साइन से तो साइन अल्फा आ रहा है, फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा, फिर यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू, फिर 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉस अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। अब देखो इस मैट्रिक्स को बदल करके हमें 1, है ना, 1 और माइनस का टेन अल्फा बाई टू प्लस का टेन अल्फा बाई टू और 1 इस रूप इसमें हमें लेकर के आना है। तो अब हम देखिए इसमें हम किस प्रकार से फॉर्मूला वगैरह लगा करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है आगे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अब देखो यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू है, हम यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू को अगर मैं खोल दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा बाई टू बट्टा कॉस अल्फा बाई टू इंटू क्या है साइन अल्फा, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या है, माइनस का साइन अल्फा, फिर ये क्या है हमारे पास प्लस का टेन अल्फा है, तो मैं इसको साइन अल्फा बाई टू बट्टा कॉस अल्फा बाई टू लिख सकता हूँ इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। फिर देखो यहाँ ब्रैकेट थोड़ा सा बढ़ा करके लगा लेते हैं ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, ये लेंथी जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, इसलिए आप लोग पेशेंस बना के रखें और कोशिश करिए समझने की, क्योंकि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ देखो टेन अल्फा बाई टू है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा और प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ माइनस का साइन अल्फा है, फिर इसको हम कॉस अल्फा बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस का हो जाएगा कॉस अल्फा, है ना, इतना हो गया। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाई सीधा, कैसा मल्टीप्लाई, एलसीएम वाला मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। समझ में आ गया। ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो माइनस का देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू, है ना। उसके बाद इसमें भी करते हैं ऐसे ही, देखो साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। ऐसे ही माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, है ना, साइन अल्फा बाई टू और इधर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू। तो ये पूरा एक मैट्रिक्स के अंदर बंद हो जाएगा। आगे फर्दर सॉल्व करते, देखो यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कॉस ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है अल्फा, माइनस बी क्या है अल्फा बाई टू। आप फॉर्मूला को देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू।
ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं, देखो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, फिर जो है यहां पर हो जाएगा साइन ए कॉस बी। देखो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम थोड़ा चेंज कर सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अगर मैं ए अल्फा मानूं और बी हम अल्फा बाई 2 मानूं तो साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। यहां से एक्चुअल में ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है। अगर हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई में तो हम फेरबदल कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं इसको ए मानूं तो कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस फिर इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, फिर इसको ए मान रहा हूं, तो ए बी फिर बी ए, है ना, साइन ए कॉस बी, है ना, फिर माइनस का साइन बी कॉस ए। तो ये फॉर्मूला है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा अगला हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखो आगे बढ़ा लेते हैं, तो साइन ए कॉस बी, ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ रहा है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस, इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से हमें देखिए अगर हम माइनस कॉमन लेते तो ये फॉर्मूला हमारा फिट बैठेगा ना, यहाँ से ये माइनस हम अगर कॉमन लेते तो ये माइनस ले लीजिए यहाँ से, अगर माइनस हम बाहर ले लेते तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला परफेक्टली बैठ जाएगा, ठीक है। साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कॉस को हम इधर उल्टा आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम पीछे भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। फिर इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो ये हमारे पास इसका जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा हमें, आगे सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ से सिर्फ अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है तो डिवाइड यहाँ पर हमें करना है। अब देखो कॉस अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो अल्फा बाई 2 बचेगा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ऐसे ही माइनस का साइन अल्फा, देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ऐसे इसमें साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ऐसे इसमें कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो देखो ये वाले टर्म इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो आगे हम अगर इसको लिखे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का टेन अल्फा बाई 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि LHS सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, है ना। थोड़ा लेंदी था, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना है इस वाले टर्म पे, है ना, इस वाले लाइन पे। तो अगर यहाँ पर आप करने में काबिल हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके आराम से इजीली सॉल्वर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 19 नंबर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये जो है आपका थ्योरेटिकल है, तो कह रखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का शेष है, कोष है ना। तो कोई एक व्यापार है, कोई बिजनेस है ना, बिजनेस अथॉरिटी, उसके पास जो है 30,000 रुपए का कोष है, मतलब डिपॉजिट किया हुआ है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, मतलब दो अलग अलग बॉन्डों में निवेशित करना है। किसको, इस 30,000 को। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यहाँ निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज, सबसे पहला हमारा 1800 और दूसरा जो है 2,000 रुपए प्राप्त हो। तो देखो यहाँ क्वेश्चन को समझने सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप जो है इसमें फॉर्मूला लगा करके वैसे तो नहीं कर सकते हो, इसमें तो क्लियरली बता रखा है कि आपको आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है। तो देखो कोई एक संघ है, थोड़ा समझ लेते हैं, उस संघ के पास 30,000 रुपए
जो है ना, कोष है 30,000 रुपए का। तो कह रहा है कि इसको हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट में, दो भिन्न भिन्न बॉन्डों में निवेशित करना है, दो है ना। तो प्रथम बॉन्ड के लिए कह रहा है कि अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये कह रहा है कि प्रथम बॉन्ड के लिए 5% है और द्वितीय बॉन्ड के लिए 7% है, ये कह रखा है वार्षिक ब्याज, है ना। आबी गुणन का प्रयोग निर्धारित की 30,000 रुपए है ना, रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे की व्यापार संघ को कुल, पहला तो हमारे पास पहला कंडीशन में ये बोल रखा है कि भैया 1800 रुपए का जो है ब्याज प्राप्त हो जाए, और दूसरा कंडीशन में ये बोल रखा है कि इसी कंडीशन को अप्लाई करके 2000 रुपए का ब्याज हमारा प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत ईजी है। देखो हमें पहले प्रकार का तो पता नहीं है, पहले प्रकार का बॉन्ड क्या है, 30,000 में से पहले प्रकार का बॉन्ड तो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, माना प्रथम बॉन्ड पर निवेश की गई राशि, माना प्रथम बॉन्ड पर निवेश की गई राशि, की गई राशि को हम क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। और जब 30,000 में से मान लीजिए x निकल गया, तो दूसरा बॉन्ड पर अब द्वितीय बॉन्ड पर निवेश की गई राशि हमारे पास क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x, यही तो होगा। 30,000 में से अगर पहला वाला घटा दो जितना बचेगा वही तो होगा, तो हम 30,000 में से x को घटा रहे, समझ गया। अब देखो पहला कंडीशन क्या है, यदि कुल ब्याज, है ना, कुल ब्याज जो मिल रहा है वार्षिक ब्याज, जो कुल वार्षिक ब्याज मिल रहा है वो पहला क्या दे रहा है, 1800 रुपए है ना, 1800 रुपए है। तो जब 1800 रुपए है तो हम यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बॉन्डों में निवेश की गई रुपया, तो देखो इसको हम इस प्रकार से, क्योंकि आव्यूह गुणन करना है, तो पहला तो हमारा x था, दूसरा बॉन्ड हमारे पास क्या था, 30,000 माइनस x था। अच्छा, इसको आव्यूह गुणनखंड के लिए तो पहले के लिए हमें 5% ब्याज देना पड़ रहा था और दूसरे के लिए हमें 7% ब्याज, है ना। पहले के लिए 5% ब्याज मिल रहा था और दूसरे के लिए 7% ब्याज मिल रहा था। और जब टोटल हम कर रहे थे तो टोटल हमें कितना मिल रहा था, 1800 रुपए मिल रहा था, है ना, यही चीज तो मिल रहा था। तो भैया आप क्या करना है, इसको सीधा गुणा कर दो। देखो x यहां से जो है 5x से गुणा 5% प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7% बराबर 1800, ठीक है ना। अब इसको आप जो है पूरा क्या कर सकते हो, अब तो कैलकुलेशन करके सॉल्व आउट कर सकते हो। तो देखो x का 5% मतलब 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7/100 और बराबर 1800, ठीक है ना, 1800। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हो सिंपली, दिस इम्प्लाई, जब हम x का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि यहां से x का मान निकलेगा, तो x जब हम मान निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 15,000, है ना, 15,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000 रुपए। तो प्रथम x का मान तो यह है, तो फिर द्वितीय के लिए तो हम यहां पर कह सकते हैं प्रथम बॉन्ड, है ना, x बराबर तो आ गया 15,000। फिर द्वितीय के लिए, है ना, द्वितीय के लिए वो कितना था, 30,000 माइनस x था। तो देखो 30,000 में से 15,000 घटा दोगे तो 15,000 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। अब दूसरा वाला के लिए देखो, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, सिंपली जहां पर हमने 1800 लिया था वहां आप 2000 पुट करके डायरेक्टली इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो 20वें नंबर क्वेश्चन है और 20वें नंबर क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से ही है।
तो इसमें बोल रखा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दे रखा है 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है ना, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। इसको मत देखिए, ये हमारा अगले क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है ना। देखो इसको हम बना लेते हैं। अब पुस्तकों की जो संख्या है वो अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना। तो पुस्तकों की संख्या में क्या क्या दे रखा है, देखो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री से लिखते हैं ना, मान लीजिए CEM केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। भौतिक को हम फिजिक्स से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र जो कि हम इकोनॉमिक्स से हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है रसायन विज्ञान के लिए बोल रखा है 120 और भौतिक विज्ञान के 96 और अर्थशास्त्र के लिए देखो, अर्थशास्त्र के लिए जो है यहाँ पर हो जाएगा 120। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स में आ जाएगा, समझना, ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स में आ जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने दर्जन बोल रखा है, तो मतलब एक दर्जन में 12, 10 दर्जन में 12 गुणा 10 तो 120 हो गया, है ना। ऐसे ही फिजिक्स के लिए 96 हो रहा है, इसके लिए इको के लिए जो है 120 हो रहा है, ठीक। चलिए अगला इन्होंने क्या दे रखा है इसमें कि इसके लिए 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए इस प्रकार से दे रखा है ना। तो हमें क्या निकालना है, अब कुल धनराशि है, इसको हम मान लेते हैं कि x है, टोटल हमें निकालना है, धनराशि प्राप्त होगी तो हम उसको x मान लेते हैं। अब देखो एक एक करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो वैल्यू निकल के आगे आएगा वो हमारे पास जो 20,160 रुपए निकल के आएगा कुल धनराशि, ठीक है ना। कुल धनराशि 20,160 निकल के आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप ये मैट्रिक्स हो गया आपका, ये मैट्रिक्स हो गया, इसको सॉल्व आउट करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक किसी प्रकार कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब देखिए 21वें नंबर क्वेश्चन है, उसके लिए कुछ बोल रखा है यहाँ पे। मैं बोला था कि इसके बाद वाले क्वेश्चन का, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2/n, 3/k, 2 गुणा p, n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के आव्यूह है। नीचे दिए गए प्रश्न अंक 21 और 22 में सही उत्तर चुनना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सरल। देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, क्या प्रतिबंध होगा बताओ, क्या प्रतिबंध होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पी के लिए बोल रखा है इन्होंने कि जो पी हमारा है, इसकी जो कोटि है, मान के चलते पी एक मैट्रिक्स है, तो इसकी जो कोटि है वो हमारे पास पी गुणा के दे रखा है, और जो y हमारे पास है, y की जो कोटि हमारे पास दे रखा है वो 3 गुणा k दे रखा है। समझना क्या, 3 गुणा k दे रखा है। तो मैं अगर p y की कोटि की बात करूं तो क्या आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स A और B है, इसको अगर मल्टीप्लाई में कर रहा हूं तो A का कॉलम और B का रो ये बराबर होनी चाहिए, दोनों, इसका कॉलम और इसका रो बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसका कॉलम कितना है, k है, इसका रो देखिए कितना है, 3 है। तो देखो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए देखो कॉलम का, पहले वाले का कॉलम हमारे पास क्या है, k है, और इसका जो रो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब जो k गुणा यहाँ पर जो है बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब पहले वाले का k ये जो 3 होना चाहिए, k का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अगर मैं देखो यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों हमारे पास जो है बराबर होनी चाहिए, तो इसी से अगर मैं रिलेट करूँ तो p गुणा k का होना चाहिए, ये जो हमारे पास होना चाहिए p गुणा k का होना चाहिए, है कि नहीं, ये जो है p गुणा k का होना चाहिए। तो k का मान हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मतलब p गुणा 3 का होना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। k का मान यहाँ से कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, p गुणा k का आव्यूह होना चाहिए, है ना। ये चीज
बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि कभी भी अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स है और दूसरे वाले मैट्रिक्स है, पहले वाले का हम कॉलम देखते हैं और दूसरे वाले का हम रो देखते हैं, ये चीज़ हमारे बराबर होनी चाहिए। तो पहले वाले का कॉलम k है और दूसरे वाले का रो हमारे पास कितना है, 3 है, तो मतलब k बराबर 3 है, तो हमारे पास जो अवयव बनेगा वो p गुणा k का बनेगा। चलिए दूसरे पर w का क्या दे रखा है, w का जो है क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले में उसमें हमारे पास दिया हुआ था कि w का जो कोटि दिया है वो n गुणा 3 का दे रखा है और y का जो कोटि दे रखा है वो 3 गुणा k का दे रखा है। सिमिलरली इसमें भी आप वही रूल लगाओ, है ना, कि जो wy है इसकी कोटि हमारी कितनी होगी, रो, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो n गुणा k का होना चाहिए, n गुणा k का होना चाहिए। समझ में आ गया, n गुणा k। अब देखो जब ये n गुणा k का हो रहा है तो देखो ये दोनों हमारे क्या होना चाहिए, क्योंकि बराबर मल्टीप्लाई हम दोनों को जोड़ रहे हैं, p y को जोड़ रहे हैं प्लस w y को जोड़ रहे हैं, तो तभी जुड़ता है ना जब हमारे दोनों की जो कोटियां है वो बराबर हो। तो दोनों की कोटियां बराबर हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p y की कोटि, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बराबर होनी चाहिए w y की कोटि। तो p y की कोटि हमारे पास क्या है, p इंटू के बराबर n इंटू के, यही तो होना चाहिए, p इंटू के और n इंटू के। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, देखो p किसके बराबर होनी चाहिए, n के बराबर होनी चाहिए, p किसके बराबर होनी चाहिए, n के बराबर होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो k का मान हमारे पास कितना आया था, 3 आया था, और दूसरे में हमारे पास p बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए अगले पर बात करते हैं 22वें नंबर पे। 22वें नंबर पे यदि n इज इक्वल टू p है तो कोटि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो देखो n बराबर p दे रखा है ना, n बराबर p दे रखा है। अब देखो x की कोटि और जो z की कोटि है वो हमारा क्या होना चाहिए, ये बराबर, और तभी तो हम घटा सकते हैं, क्योंकि देखो 7x माइनस 5z की जो कोटि है वो हमारा बराबर होनी चाहिए, हम तभी इसको एक दूसरों से घटा सकते हैं। तो घटाने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसकी भी कोटि उतना होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो अगर देखो x की कोटि की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में हमारे पास x की जो कोटि है वो दे रखा था, x की कोटि 7 इंटू एक्स की जो कोटि आएगी वो 2 गुणा n का है। ऐसे ही माइनस 5 इंटू देखो z की जो कोटि है वो क्वेश्चन में z की कोटि दिया हुआ है 2 गुणा p दे रखा है ना, 2 गुणा p दे रखा है। तो देखो n बराबर अगर p है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर n बराबर p है तो कितनी कोटि होनी चाहिए, तो 2 गुणा n। देखो n बराबर अगर p है तो ये हम यहां पर रख सकते हैं ना, 7x 2 गुणा n माइनस 5z 2 गुणा n, p की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं। तो देखो 2 गुणा n हमें मिल रहा है, तो 2 गुणा n का हमारे पास इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ p रख देता तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलता, है ना, तो इसीलिए b ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं वो हम लोगों को समझ में आ गया है, और सक्सेसफुली हम लोगों ने 3.2 जो प्रश्नावली है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमने पूरा आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। कल से जो है हम नया एक्सरसाइज पर बात करेंगे, इसके जो मैट्रिक्स से रिलेटेड 3.3 है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लोग कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो उसको कर दीजिए, और अगर मेरा चैनल हेल्पफुल है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।